हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं इतना खुश हूं कि आपको मैं बता नहीं सकता। और जो खुशी की बात है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी जल्दी से जल्दी सभी लाइव कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम पे कम से कम 30 बच्चों ने यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया था कि हम सर लाइव क्लास लेंगे रियल एनालिसिस की। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो 30 लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं वो सभी जल्दी से जल्दी लाइव कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो भैया, मेरे हिसाब से सभी लाइव कनेक्ट हो गए होंगे और सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जो भी बोल रहा है गुड मॉर्निंग। तो सभी लाइव कनेक्ट हो गए मेरे हिसाब से, तो सभी को शेयर कर दीजिए फटाफट। तो हो गए लाइव कनेक्ट। तो भैया, खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि अपना चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। क्या सुना आपने? सभी ध्यान से सुनो, अपना चैनल है बीएससी प्रो क्लासेज, वो चैनल मोनेटाइज हो गया है। और आप सभी ने अगर रिकॉर्डेड वीडियो देखी होगी अभी शाम के बाद, लगभग 6 बजे के बाद में, जो कल की बात कर रहा हूँ मैं, कल शाम की बात कर रहा हूँ, यानी कल शाम को 6 बजे के बाद में अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ऐड वहाँ पे नज़र आए होंगे। तो भैया, अब आप सभी से मेरा और डीएस सर की तरफ से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि देखो, पहला तो मैं आप सभी को क्या करना चाहता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ने पूरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए और हमारा चैनल मोनेटाइज करवा दिया 1 जून से पहले पहले। उसके बाद में मैं दूसरा आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ छोटा सा, कि अब अपना चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। तो अब आप सभी से एक ही निवेदन रहेगा दोनों सरों का, कि अपने चैनल पर जितने भी ऐड आएंगे, जितनी भी वीडियो, जैसे कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, आपने क्लास लाइव नहीं ली और लाइव क्लास में भी अगर ऐड आता है तो आपको उसको स्किप नहीं करना है। जितनी देर वो ऐड आएगा उसको आने दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से पर्सनल रहेगी। क्योंकि क्या है कि देखो भाई, इनकम है हमारी, जो इनकम रहेगी वो देखो, आपसे तो कोई इनकम है नहीं, अपनी इनकम है वो यूट्यूब से है। और यूट्यूब का मतलब क्या है? ऐड से है। क्योंकि जो इनकम होती है वो ऐड के थ्रू ही होती है। तो जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखे जहाँ पे ऐड आए तो उसको ऐड को स्किप ना करें यार, पर्सनल निवेदन है मेरा आपसे, ठीक है? उस ऐड को स्किप ना करें, जितनी देर ऐड आए उसको आने दीजिए। अपनी लेक्चर में अगर जैसे आपने 1 घंटे की क्लास है तो 3 या 4 ऐड लगभग आएंगे, तो उनको स्किप ना करें। क्योंकि यार देखो, चैनल का बेस अब तैयार होने दो, मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी मिलने दो, पैसे भी थोड़े बहुत आने दो हमारे पास। इससे क्या है कि हमारे पास जो मेहनत करी है, लगभग अपने आधे साल की जो मेहनत है उसको अपन अब रंग ला रही है अपनी मेहनत, क्योंकि अपना चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो मेरा आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि भैया, जो चैनल पर अपने ऐड आएँ उनको क्या करें, देख लें। ठीक है, अगर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर स्किप कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो सकता है एंजॉय करो एड्स को, और उसके साथ साथ में शानदार बीएससी की पढ़ाई कीजिए। बस ये मेरा छोटा सा निवेदन है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो अपनी सेकंड क्लास रहेगी, रीमान इंटीग्रेशन की, रीमान समाकलन की। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट जो आज की क्लास लाइव ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने फर्स्ट क्लास को ज्वाइन जरूर किया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और आज की क्लास को जो बच्चे लाइव ले रहे हैं वो ध्यान सुनना, आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी, क्योंकि आज की क्लास बेसिक है। पूरी यूनिट नंबर 4 की क्या है, बेसिक क्लास है, क्योंकि आज की क्लास के ऊपर ही पूरा बेसिक टिका हुआ है अपना। तो जो लाइव देख रहे हैं ना, वो लाइव ही बने रहें और शेयर कर दी, जिससे कि और भी बच्चे यहाँ पे अपने साथ जुड़ सकें। और अपना चैनल मोनेटाइज हो गया है अब, तो इसलिए क्या है कि अपना चैनल की जो रीच है वो अब थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आप शेयर करोगे तो और भी बढ़ जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करेंगे वो ये सुविचार के साथ में। और आज का जो सुविचार है वो भी कुछ अलग अंदाज का है। देखो, ध्यान से समझना, उसको सुनो ध्यान से। कि इंसान कहता है, सुनो, कि इंसान कहता है अगर पैसा होता मेरे पास, इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। और पैसा कहता है, पैसा क्या कहता है? कि पैसा कहता है कि कुछ करके दिखाओ तो मैं तेरे पास आऊं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो भैया सीधा सा ये हुआ कि मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा।
अन्यथा आप आशा कर रहे हो कि मेरे पास पैसा होगा तब मैं कुछ करूँगा, लेकिन पैसा तो भैया ये चीज़ बोल रहा है कि आप कुछ करो तो मैं आपके पास में आऊँ। तो देखना कितनी बड़ी बात कह दी है। जिसने ये सुविचार लिखा होगा तो उसने ये कितनी बड़ी बात कही होगी, आप इस बात को समझो ध्यान से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन काफ़ी हो गया है, 5 मिनट हो गई हैं अपने, तो क्लास को अपन बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। और आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ध्यान सुना, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि अपन अब लेक्चर की जो लिमिट है उसको थोड़ा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस को जल्दी कवर करना होगा, तो लेक्चर को जो लेंथ है उसको बढ़ानी होगी। तो सभी पेशेंट्स के साथ में जुड़े रहें और लाइव क्लास को एंजॉय करते रहें भैया, ठीक है। तो भैया पिछली क्लास में मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिला देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने संवृत अंतराल का विभाजन पढ़ा और उसके बाद में लेंथ एलिमेंट यानी कि जो अपने अंतराल की जो लंबाई थी डेल, उसकी अपन ने गणना करी थी लास्ट में। और एक छोटा सा पॉइंट है, विभाजन का मानक या जलाक्सी जिसको अपन नॉर्म ऑफ पार्टीशन बोलते हैं, वो अपन ने फाइंड किया था भैया। ये अपन का कल का काम था, आगे बात समझ में। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है, एक छोटा सा पॉइंट और है, उसके बाद में अपन डार्बु योग, निम्न डार्बु योग और ऊपरी डार्बु योग स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है इस चैप्टर का। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है जो क्या है कि अपना काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा अपन उसको पढ़ लेते हैं। और मेरे हिसाब से यार इस लेवल तक बीएससी को यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता, तो मेरे हिसाब से इसके लिए आपको एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हैशटैग क्या लिखना है, आज की टॉपिक है विभाजनों का समूह, विभाजनों का समूह, ग्रुप ऑफ पार्टीशन इसको अपन कह सकते हैं इंग्लिश में, ग्रुप ऑफ पार्टीशन। तो यार ये कुछ नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अल्टीमेट तरीके से आपको समझ में आएगा। और एक ही एग्जांपल है अपने पास, तो वही कि हमारे पास में एक नेशनल हाईवे है दिल्ली टू मुंबई। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में क्या है, जयपुर है, सॉरी जयपुर से दिल्ली तो जयपुर है, हमारे पास में दिल्ली है। तो भैया मुझे एक बात बताइए, अपन को नेशनल हाईवे बनाना है, क्या करना है, नेशनल हाईवे बनाना है। तो मैं जो ये नेशनल हाईवे का जो टेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं अलग अलग कंपनियों को दूंगा। तो मेरी मर्जी है, डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि भैया मैं तो क्या है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, मेरी इच्छा तो ये है। लेकिन कई बार क्या है, मेरी इच्छा चेंज हो गई, तो मैंने क्या करा कि इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 5 भागों में डिवाइड कर दिया। मतलब जो विभाजन कर सकते हैं अपन, इसका जो अंतराल है अपना यहाँ पे, मतलब जयपुर से लेकर दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। तो भैया यही है विभाजनों का समूह। देखो ध्यान से, इसको अपन वही मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो अल्टीमेट मजा आएगा। और मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखें सर मजा आ रहा है, और समझ में आ रहा है तगड़ा, धांसू समझ में आ रहा है, ठीक है। और भैया चैनल मोनेटाइज हो गया है, इसलिए थोड़ा सा मेरे में भी जोश आ गया, और डीएस सर भी आपको एक जोश के साथ में पढ़ाएंगे और भी शानदार, ठीक है। तो आप क्या है कि भैया कमेंट में कमी ना रखें और पढ़ते भी रहिए साथ साथ, ठीक है। तो इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कि हमारे पास में आई क्या है, इंटरवल, अंतराल। तो यहाँ पे हमने संवृत अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी है हमारे पास में। तो हमने क्या करा, इसको जैसे अब ये अंतराल है हमने, तो कल हमने डिवाइड किया था इसको x0, x1, x2 इस प्रकार डिवाइड किया था। तो ये हमारे पास में क्या है, संपूर्ण है। ऐसे ये हमारे पास में x0, एक बार समझना फिर आपकी वापस अपन एक बार क्लियर कर देंगे। और वैसे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, और इसमें समझने लायक कुछ है भी नहीं, कचरा है एकदम, ठीक है। और आगे चलेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे xn-1 और यहाँ पे कॉमा xn इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा b। मतलब ये क्या है, ये टोटल है, ये तो हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया इसका। अब हमने क्या करा कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, P1 और P2। जिस प्रकार मेरा माइंड चेंज हुआ था कि मैं तो इसके 3 पार्ट करूंगा और 4 पार्ट करूंगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार P1 मैंने यहाँ पे डिफाइन करा, तो P1 को मैंने किस प्रकार लिख दिया, a इज इक्वल टू जैसे मान लें x0 लिख दिया। तो यहाँ पे जैसे मान लें कि मैंने इसको किस प्रकार कि x0 हमारे पास में है, तो जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से एक बार, जैसे कि ये हमारे पास में x0 है, ये हमारे पास में x1 है, ये हमारे पास में x2 है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, xr माइनस का 1, और यहाँ पे एक और बना लो, ये क्या जगह हमारे पास में xr, और इसको यहाँ पे xn माइनस का 1, वो हमने ज़्यादा बढ़ा दिया एक, और ये हमारे पास में xn, ये हमारे पास में b है, और ये हमारे पास में क्या था यहाँ पे
ए बराबर एक्स नॉट बराबर ए कह दो या फिर बात बराबर है, ठीक है अपने पास। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे P1 के अंतर्गत जैसे मान लो मैंने यहाँ पे H को एडिशन करा, जैसे मतलब यहाँ पे मैंने H जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया 2H जोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। तो बस सिंपल समझने के लिए, बाकी और कोई नहीं है, बिल्कुल कचरा है। क्या मैं एक लैंग्वेज बनाने के लिए, जिस प्रकार जो किताबी लैंग्वेज है ना उसको बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि आपको एग्जाम्पल वही ध्यान में रखना है कि अपन को अपनी इच्छा अनुसार अपन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो ये वही कहानी है। तो जैसे मैं इसको लिखूंगा कि जैसे ये एक अंतराल, जैसे हमारे पास में P1 है। P1 क्या है हमारे पास? P1 है विभाजनों का समूह। क्या है? विभाजनों का समूह है। तो P1 P2 दो समूह बन गए। जैसे एक समूह तो था कि मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, और एक समूह बन गया जिसमें मैंने 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो 2 समूह बन गए नहीं बन गए? तो उस प्रकार लिख रहे हैं अपन। तो यहाँ पे इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, जैसे एक्स नॉट प्लस का एच लिख लिया, तो ये हमारे पास में एक्स नॉट प्लस का एच। उसके बाद में जैसे ये हमारे पास में एक्स नॉट प्लस का 2h हो गया, यहाँ पे एक्स नॉट करेंगे 2h हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे अगर आगे चलें तो इस प्रकार एक्स नॉट n माइनस का 1। बाकी ये कुछ भी काम का नहीं आएगा आपके, कुछ भी, ठीक है। और लास्ट में आप लिख दो इसको एक्स नॉट प्लस का NH। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे P2 की बात करते हैं, तो P2 में भी जैसे हमारे पास में a बराबर एक्स नॉट है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि x प्लस का h था। जैसे हमारे पास में यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स नॉट प्लस का h था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो जैसे पहला टर्म एक्स नॉट हो गया, दूसरा टर्म हमारे पास में एक्स नॉट प्लस का सीधा 2h कर दूँ, ठीक है, सीधा क्या कर दूँ 2h कर दूँ। और एक्स नॉट प्लस का क्या जाएगा हमारे पास में, आगे की तरफ चलेंगे तो जैसे 3h आ जाएगा। तो जैसे आगे चलेंगे अपन थोड़ा सा, तो एक्स नॉट प्लस का AH। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो अभी प्रेजेंट में लिख रहा हूँ ना, ये तो क्या है, एक किताबी लैंग्वेज है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से मतलब आपको समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस ये आप लिख के छोड़ सकते हो इसको आप ऐसे कैसे। लेकिन आपसे अगर पूछे कि भैया विभाजनों का समूह क्या होता है और उसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको आप कह सकते हो कि हाँ भैया P से डिनोट करते हैं। और आप अपने हिसाब से कह सकते हो P1 P2 दो या P3 P4 भी हो सकता है, वो आपके ऊपर मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया क्लियर सी बात यह है कि विभाजनों का समूह में आपको सीखने की बात क्या है, सीखने की बात यही है कि भैया आपको जो ये अपने पास अंतराल दिया हुआ है A से लेकर B तक का, उसको आप डिवाइड करोगे, वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार डिवाइड करोगे। बस इतना समझ लो आप, कुछ नहीं है, इसको मत समझो कुछ भी। जिसको समझ में आ गया वो ठीक है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, कचरा है, ठीक है। बस आप तो ये ध्यान रख लो कि विभाजनों का समूह है, उसको P से डिवाइड करते हैं बस। और एक वो डिवाइड वाला जो मैंने आपको समझाया, आगे बस समझ में। आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करते हैं। ये तो क्या था, कचरा था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डार्बू योग, डार्बैक सम अपना अगला टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो अपना अगला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं और जो जुड़ने वाले हैं सभी यहीं पे रुक जाइए, कोई नहीं जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। क्योंकि इसमें मैं आपको डार्बू योग के अंतर्गत लोअर डार्बैक सम और अपर डार्बैक सम, यानी कि निम्न डार्बू योग और ऊपरी डार्बू योग मैं आपको समझाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि कॉलेज में अगर आपने क्लास ली होगी रीमान इंटीग्रेशन की, तो भैया आपने केवल नाम ही सुना होगा ऊपरी और निम्न का, लेकिन आज अपन इस प्रकार पढ़ेंगे कि आपके माइंड में सीधा सेट हो जाएगा अल्टीमेट तरीके से, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो भैया कमेंट करो कि सर वास्तव में तगड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। और अपन बिल्कुल शानदार लय में आपको अल्टीमेट तरीके से समझाएंगे। आगे बात समझ में। तो भैया सबसे पहले तो क्या करते हैं कि अपन ऊपरी और निम्न योग को समझने के लिए अपन डार्बू योग को समझते हैं। पहले किसको? डार्बैक सम को समझते हैं कि आखिरकार डार्बैक सम है वो आखिरकार है क्या। आगे बात समझ में। तो भैया डार्बैक सम को डिफाइन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? डार्बैक सम को डिफाइन करने के लिए अपन को जो अभी मैंने कहानी आपको बताई कि फंक्शन हमारे पास में है ए बी अंतराल में कैसा है, परिबद्ध है, परिभाषित है, तो उसी कहानी को अपन को लेके चलना पड़ेगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने बोल रहा था कि क्लास है उसको मिस ना करें, पहली क्लास है तो उसको ज़रूर देखें। f(x) हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, और कोई भी फंक्शन का मतलब ये है, अभी अपन एक क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, तो उसमें आपको आराम समझ में आ जाएगा कि जो f(x) है वो कैसे होता है, किस प्रकार होता है, आपको सब समझ में आने वाला है। तो f(x) हमारे पास कोई फंक्शन है और वो a, b क्लोज इंटरवल संवृत अंतराल में कैसा है, परिभाषित है, मतलब उसमें डिफाइन है,
परिभाषित है, और एवं कैसा है, बाउंडेड है, परिबद्ध है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इस क्लोज इंटरवल से बाहर नहीं जाएगी, इसका मतलब होता है बाउंडेड, परिबद्ध। तो अभी जो हमारे पास में इंटरवल था I, उसका मान कितना था भैया, सभी बोलेंगे एक साथ, a इक्वल टू एक्स नोट कोमा x1 कोमा x2 कोमा x3 डॉट 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 एक्स आर माइनस का 1, ठीक है, कोमा एक्स आर डॉट 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 एक्स एन माइनस का 1 कोमा एक्स एन डॉट डॉट, फिर आगे इज इक्वल टू, फिर हमारे पास में क्या था, बी भी था। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया। अब कईयों के दिमाग में, कईयों के दिमाग क्या खुरापाती होता है, तो कईयों के दिमाग में सर कई बार सवाल भी आएगा कि भैया ये एक्स नॉट इज इक्वल टू ए भी मान रहे हैं अपन, x1 x2, फिर एक्स आर माइनस का 1 भी, एक्स आर भी है, फिर एक्स एन माइनस का 1 भी, एक्स एन है इज इक्वल टू बी भी, ये अपन क्यों मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं? तो इसका एक ही सीधा जवाब दूंगा, उसके बाद में कोई भी ये सवाल नहीं पूछेगा। भैया मैंने कुछ नहीं करा, ये सब भाई साहब रीमान की करतूत है। रीमान भाई साहब हैं, रीमान साइंटिस्ट हैं, उसने जो काम किया है बस मैं तो उसको केवल आपको सामने उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर रहा, जो उसने कहा है वैसे कि वैसे आपके सामने लिख रहा हूँ, और बस सिंपली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब क्या है कि रीमान भाई साहब ने, साइंटिस्ट ने दी हुई थी, इसलिए इसमें अपन कुछ बदलाव भी नहीं कर सकते हैं। बताओ क्या करोगे? अब उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया, एक्स आर माइनस का 1 एक्स आर में, एक्स एन माइनस का 1 इसमें, तो कर दे तो कर दिया, अपन इसको मान के चलना पड़ेगा, और अगर नहीं मान रहे तो मत मानो, आपके नंबर कट जाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये कई सवाल उठ जाते हैं कई बच्चों के, तो मैंने उसे जो क्वेश्चन उठा था आपके दिमाग, उसको वहीं पे दबा दिया मैंने आपको। आगे बात समझ में? तो ये क्या है हमारे पास में, मैंने इंटरवल को जो उप अंतराल में, सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया है इस प्रकार। आगे बात समझ में? टुकड़ों में तोड़ दिया, कहने का मतलब ये है। तो जैसे हमारे पास में, जैसे उप अंतराल में मैंने तोड़ा था, तो I1 का मान क्या आया था बताएंगे जरा थोड़ा सा? तो I1 का जो मान था वो ये था कि एक्स नोट से चल के स्टार्ट होती गाड़ी, तो एक्स नोट से x1, तो ये एक्स नोट से क्या हो जाएगा हमारे पास में x1 बंदा इंटर, ठीक है। उसके बाद में जैसे I2 का जो मान है, सभी बोलेंगे एक साथ तभी मजा आएगा यार, x1 कोमा x2, बिल्कुल सही है, बीच में कोमा लगा दो। उसके बाद में यहाँ पे I3 का इस्तेमाल करेंगे, तो I3 बोलेंगे फटाफट, तो क्या आएगा देखो, x2 कोमा x3 हमारे पास में आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके आगे चलेंगे तो डॉट डॉट करो भैया, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा देखो, आई आर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा देखो, हमारे पास में आई आर, सॉरी एक्स आर की बात करेंगे, एक्स आर माइनस का 1 और कोमा एक्स आर, इसी प्रकार लिखेंगे। और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे एन तक। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई एन, और यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास में एक्स एन माइनस का 1 कोमा एक्स एन। ये क्या है, ये है उप अंतराल, जिसको मैंने पिछले क्लास में डिफाइन कर दिया था। उसके बाद में भैया जो मैं अगला टर्म लिखने वाला हूँ, उसको भी मैंने पिछली क्लास में ही डिफाइन कर दिया था, जो कि मैं बात कर रहा हूँ अंतराल की लंबाई, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो भैया मैंने इसको डिफाइन कर दिया था Li1 से, क्या इस बात से सहमत हो आप? Li2, तो भैया इसको इनकार भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसको परिभाषित कर दिया था, I1 I2 I3। तो ये हमारे पास में आ गया Li_r आ गया, और ये हमारे पास में क्या था, Lin आ जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेट तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि जो लेंथ होती है हमारे पास में इंटरवल की, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, डेल से। तो भैया डेल 1 का मान क्या होगा, ऊपरी माइनस का निम्न, तो यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा x1 माइनस का x0। यार देखो ये चीज़ें हैं, आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको अल्टीमेट तरीके से समझा दिया था, ठीक है, और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। तो डेल 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में, x3 माइनस का x2 हो जाएगा। तो जैसे है, मतलब बस अपन को ऊपरी माइनस का निम्न करना है, अपन को क्या आ जाएगा हमारे पास में, जो डेल है ये क्या है, लंबाई, जो अंतराल की लंबाई है उसको अपन डेल से निरूपित कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बात समझ में? तो ये अपन लिख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डेल आर आ जाएगा, तो डेल आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स आर माइनस का 1। और इसी प्रकार डेल एन की बात करते हैं, तो एक्स एन माइनस का 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया चले, तो इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो भैया कहाँ पहुँचेंगे? अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ भाई, मैं आपको एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताऊंगा, जो कि आपको एक जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें भी अपन को थोड़ा सा सहायता मिलेगी। कैसे मिलेगी देखो ध्यान से देखना।
अब मैं यहाँ पे डिपेंड कर रहा हूँ, देखो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। अब ये क्या काम आएंगे, क्यों काम आएंगे, वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम यहाँ पे डार्बो योग पढ़ रहे हैं। तो डार्बो योग में मैंने आपको कहा कि दो होते हैं, कौन से, एक तो होता है निम्न और एक होता है ऊपरी। तो उसी को डिफाइन करने के लिए अपन मिनिमम और मैक्सिमम अपन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो I1 अंतराल का ये वाला पॉइंट है x0, x1, x2, xr-1, xn-1, ये आप सभी दिमाग लगा सकते हो अपने हिसाब से, अपने कॉमन सेंस के हिसाब से दिमाग लगा सकते हो कि ये जो टर्म्स हैं वो क्या है, छोटे हैं किससे के कंपैरिजन में, x1, x2, x3, xr, xn। क्या एक ही बार में क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो कमेंट कीजिए, हुआ तो सर आ गया समझ में कमेंट करिए, तो तुरंत कमेंट करिए तुरंत, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि जो x0 है वो इसके कंपैरिजन में छोटा है, यानी कि पूरी टर्म ये छोटी हैं और ये हमारे पास में बड़ी हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो ये वाली टर्म्स हैं वो कैसी हैं, पूरे मतलब मिनिमम मान देंगे। तो अपन कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे हमारे पास में जो m1, यानी कि स्मॉल से दर्शा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो स्मॉल m का मतलब क्या है कि मिनिमम मान देगा अपन को ये वाला पॉइंट, इसका जो पहला वाला पॉइंट है वो मिनिमम मान देगा। जैसे हमारे पास में m3 है, उसी प्रकार ये mr हो जाएगा और ये हमारे पास में mn हो जाएगा। ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है अपन को मिनिमम वैल्यू। क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू। क्योंकि अभी ये जो मैं आपको मतलब ये डायग्राम से बनवा रहा हूँ, एक तरीके देखा जाए तो यहाँ पे डेल बी एल बी इस प्रकार में डिफाइन कर दिया। तो इसके माध्यम से मैं आपको निम्न डार्बो योग और ऊपरी डार्बो योग का फॉर्मूला एक ही बार में आपको क्लियर कर दूंगा। आगे बात समझ में? तो भैया इसी के साथ में अपन मैक्सिमम की बात करते हैं। तो ये क्लियर है, सीधा सा क्लियर है कि जो इसका ये वाला टर्म होगा x1, x2, x3, xr, xn, ये हमारे पास में क्या होगा, कैपिटल m से इसको अपन डिनोट करेंगे, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम, सीधी सी बात है। तो ये m3 हो जाएगा, ये हमारे पास में mr और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा mn कैपिटल में। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आप सभी के क्लियर हो गई। और किसी के रहे से जो बच्चे हैं जिनके अभी तक मेरे हिसाब से माइंड में नहीं बैठा है कि जो m1 और m2 मतलब जो स्मॉल m और कैपिटल M है उसको मैंने डिफाइंड क्यों किया है, तो भैया उसका जवाब आपको अब मिल जाएगा। क्योंकि मैं अब नीचे इसको कर दूंगा थोड़ा सा, और अब मैं यहाँ पे डिफाइंड करूंगा निम्न डार्बो योग और ऊपरी डार्बो योग को। तो पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखना, पहला लिखता हूँ मैं निम्न डार्बो योग, निम्न डार्बो योग। तो जो निम्न डार्बो योग है उसको अपन डिफाइन करते हैं किससे, ध्यान देखना, इसको अपन लिखते हैं L यानी कि लोअर, और LFP इससे डिनोट करते हैं अपन। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे LFP का मान क्या होगा, LFP का भी जो मान होगा वो होगा जो इसका लोअर टर्म है ये मल्टीप्लाई जो हमारे पास में डेल है, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल है, इंटरवल की जो अपन लंबाई कह सकते हैं डेल, उसका मल्टीप्लाई ही हमारे पास में क्या होगा, लोअर डार्बो योग होगा, यानी कि हमारे पास में कह सकते हैं निम्न डार्बो योग होगा। तो लिख दो फटाफट, इसमें क्या है, जो हमारे पास जो लोअर है देखो m1 मल्टीप्लाई में डेल 1 प्लस में m2 मल्टीप्लाई में डेल 2 प्लस में m3 मल्टीप्लाई में डेल 3। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो mr मल्टीप्लाई में डेल r, आगे चलेंगे तो हमारे पास में mn मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डेल n। तो इसी प्रकार अगर अपन इसको समीशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको नीचे लिख दें यहाँ पे तो सही समझ में आएगा मेरे हिसाब से। तो इसको यहाँ लिख देते हैं अपन समीशन में। तो देखो समीशन में कैसे लिखेंगे, समीशन, और यहाँ पे मैं जैसे r इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n, और यहाँ पे क्या लिखेंगे mr और मल्टीप्लाई में डेल r, क्योंकि r की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक चल रही है। तो भैया आपने क्या समझा, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, ज़्यादा समझने की मेरे हिसाब से इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल तरीके से आपको समझाया कि जो निम्न डार्बो योग है उसको L से डिनोट करते हैं, LFP से। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, जो निम्न वैल्यू दे रहा है अपन को, देखो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जो निम्न वैल्यू दे रहे हैं ये वाले, और मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं ये वाले, जो मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं उसका, और जो हमारे पास में इंटरवल की जो लेंथ थी उसका मल्टीप्लाई ही हमारे पास में निम्न डार्बो योग
कहलाता है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, और वैसे अपने चैनल पर सारे बच्चे सारे कैसे हैं, इंटेलिजेंट है, पूरे बच्चे इंटेलिजेंट है, सारे एक समान है, ठीक है। तो हमारे पास में जो अब ऊपरी डार्बो योग, ऊपरी डार्बो योग, तो आप सभी को दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन में, तो मेरे हिसाब से ओ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना ऊपरी डार्बो का, तो आपने मेरे हिसाब से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, और मेरे हिसाब से मेरे को बोलने की भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। इसको अपन डिनोट करते हैं यू से, और यहाँ पे एफ पी से मैं इसको कर देता हूँ, और यहाँ पे कैपिटल M1 मल्टीप्लाई में डेल 1, प्लस में हमारे पास में कैपिटल M2 मल्टीप्लाई में डेल 2, ठीक है, प्लस में हमारे पास में कैपिटल M3 मल्टीप्लाई में डेल 3। और इसको भैया इसको इधर घुमा लो गाड़ी को, क्योंकि आगे भैया इसकी कहानी लिखी हुई है, किसकी, इसकी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं अपने, क्या था भाई, नीचे झुक जाओ, उसमें क्या है, नीचे झुकने में ही थोड़ी सी भलाई अपन को नजर आ रही है, तो नीचे झुक जाएंगे, तो कैपिटल MR मल्टीप्लाई में डेल R, और आगे चलेंगे तो कैपिटल MN मल्टीप्लाई में डेल N इज इक्वल टू समीशन में अपन आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, देखो ध्यान से, R इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू N, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कैपिटल MR मल्टीप्लाई में डेल R। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि जो निम्न डार्बो योग है और जो ऊपरी डार्बो योग है, उसका जो फॉर्मूला है आपके कदमों में है भैया, कदमों में है। और मेरे हिसाब से आपने कॉलेज में जब पढ़ा होगा निम्न डार्बो योग ऊपरी डार्बो योग, तो आपके टीचर ने आपको सिंपली इस फॉर्मूले से अवगत कराया होगा, इस फॉर्मूले से। बाकी बस ये जो यहाँ पे मैंने बताया इस माध्यम से कि ये इस प्रकार अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास में ये आएगा, तो ये इस प्रकार से तो मेरे हिसाब से आपको नहीं समझाया होगा, इसकी गारंटी अपन लेते हैं। और अगर समझाया होगा तो बढ़िया बात है यार, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। अगर आपका टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है तो उसमें बढ़िया ही पढ़ा रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन 90% जो स्टूडेंट मतलब जो टीचर होते हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते कॉलेज में खासकर। अगर कोचिंग स्टूडेंट वो चलाते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो वो अच्छा पढ़ाते होंगे, इसकी गारंटी अपन लेते हैं, ठीक है। तो भैया अपन को क्या काम है, अपन को तो अपनी स्टडी से मतलब है, तो सभी कमेंट करेंगे यहाँ पे, सभी कमेंट की सर यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कुछ भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, देखो मैंने क्या है कि DS सर की क्लास भी देखी, तो वो क्या करते हैं कि बीच मतलब ये पूरा पढ़ा देते हैं एक बार, उसके बाद में वो लास्ट में 5 मिनट में पूरा वापस भी रिवीजन करवा देते हैं। तो भैया हमने उनसे कुछ चीज़ सीखी है, तो हम भी क्या करते हैं DS सर की जो चीज़ें उसको फॉलो करते हैं, तो हम भी क्या करते हैं लास्ट में आपका 5 मिनट वापस रिवीजन करवा देंगे। तो सभी बच्चे क्या है कि थोड़ा जल्दी ना करें, क्लास जब पूरी ख़त्म हो तभी यहाँ से चैनल से निकले, क्योंकि पूरी क्लास लोगे तभी जाके मज़ा आएगा। देखो यार, अब लास्ट में देखो आपने 1 घंटे क्लास ले ली और लास्ट में 5 मिनट की रिवीजन क्लास छूट गई, कहाँ जाओगे आप भक्के, सारा दिन आपके पास पड़ा है, कहाँ जाओगे भक्के। तो इसलिए क्या है, पूरी क्लास लिया करो जब तक अपनी क्लास चलती रहे, और क्लास को शेयर कर दिया करो यार। और जब तक व्यूज़ अच्छे नहीं आने लगेंगे ना, तब तक मैं आपसे बोलता ही रहूँगा कि शेयर करो शेयर करो शेयर करो, ठीक है। और अब आगे चलें यार, फालतू बात नहीं करेंगे, तो कमेंट कर दो फटाफट की समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मेरे साथ सबको समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं, फटाफट पेज को चेंज करते हैं और अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं। तो भैया ये लीजिए, आपके सामने मैंने क्वेश्चन प्रस्तुत कर दिया है निम्न डार्बो योग का और ऊपरी डार्बो योग का, क्योंकि जैसे ही अपन कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसका यदि अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, तो भैया कॉन्सेप्ट है 50% आता है कॉन्सेप्ट से और 50% क्वेश्चन से, यानी कि 100% फिर वो अपने दिमाग में फीड हो जाता है। तो बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको देने की अपन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से सभी। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हमारे पास में फंक्शन है, यदि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू कोस x है हमारे पास में, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में, तो भैया 0 to π/2 में क्या है, ये डिफाइंड है बंद अंतराल में, तथा अब p हमारे पास में है, ये क्या है, अब देखो p है, अब ये क्या है बताओ, आपको मैंने समझाया था अभी क्लास के आते ही, विभाजकों का समूह है ये, क्लास में आते ही मैंने आपको समझाया था। P मैंने आपसे कहा था कि जो उसको पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है ना, उसको भूल जाओ भैया, उसको तो रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है बताओ। अब ये अगर आपने उसको ध्यान से समझा होगा ना, तो आपको देखना बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है। कैसे, अब देखो
ये हमारे पास में इंटरवल दे रखा है 0 से π/2 दे रखा है, यानी कि ये कह सकते हैं अपन जयपुर टू दिल्ली हाईवे दे रखा है। अब बताओ जयपुर टू दिल्ली हाईवे दे रखा है, इसको अपन मतलब किस प्रकार में तोड़े, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है भैया। तो देख लो यहाँ पे जो हमारे पास विभाजकों का समूह है उसको देखो 0 π/6 π/4 π/3 π/2, ये जिसने क्वेश्चन बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस प्रकार इसको डिवाइड किया है, बाकी वो उसके ऊपर है। तो यही है हमारे पास विभाजकों का समूह, तो इसलिए इसको आप कह सकते हो P हमारे पास में क्या है, विभाजकों का समूह। अब मेरे हिसाब से आपको सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, बस ये हमारे पास में आ गया। अब अपन क्या करना है, अंतराल इसमें विभाजन है तो अपन को लोअर डायरेक्ट सम और अपर डायरेक्ट सम ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें 90% बच्चे गलती करेंगे और वो देखना क्या गलती करेंगे। और देखना ध्यान से, क्वेश्चन को समझना, कईयों क्या है, कई ओवर कॉन्फिडेंस में सर आता है क्या है, सिंपल सा है, लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। तो भैया फलन क्या है हमारे पास में, फलन f(x) है, ठीक है, फलन f(x) है हमारे पास में, क्या है cos x, ठीक है यार, cos x दिया हुआ है अपन को। अब यहाँ पे फॉर ऑल जो इंटरवल दिया हुआ है वो x बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास में 0 to π/2 है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा सही है। अब यहाँ पे हमें इंटरवल दे रखे हैं, मतलब i इक्वल टू क्या है हमारे पास में, क्लोज इंटरवल 0 to कितना है π/2, तो इसको सब इंटरवल में डिवाइड करें तो कहाँ से कहाँ तक है, देखो 0 π/6 है, π/4 है, ठीक है, फिर π/3 है, π/2 है। तो जिस प्रकार देखो हमने डायरेक्ट सम को मैंने आपको परिभाषित किया था ना, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। अब जैसे अपन इंटरवल में डिवाइड करें, जैसे अपन यहाँ क्या करें, इंटरवल में डिवाइड करें उपअंतराल में, तो कैसे करेंगे, देखो जैसे मैं I1 में यहाँ पे डिवाइड करूँ, जैसे इधर कर देते हैं थोड़ा सा, और अपने पास जगह पड़ी है खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने I1 में डिवाइड किया, तो जैसे I1 में डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, देखो ध्यान से, 0 हमारे पास में क्या है 0, कोमा हमारे पास में क्या आ जाएगा π/6, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये देखो हमारे पास में, आगे की बात छोड़ो उसको, तो फिर उसके बाद हम अपन I2 देखते हैं। तो I2 क्या है हमारे पास में π/6 माइनस π/6 कोमा हमारे पास में क्या आ जाएगा π/4। अगला अगर अपन I3 की बात करें तो π/4 कोमा π/3। आगे अपन बात करें I4 की तो भैया π/3 से π/2, इतना ही हमारे पास में है। इसके आगे अपना ख़त्म हो गया इंटरवल, मतलब इतने ही अपने इंटरवल में डिवाइड किया हुआ है, इतना कर दिया। उसके बाद में हमने क्या करा था, उसके बाद में हमने जो अंतराल है उसकी लेंथ, तो क्या है del1 del2 del3 del4। तो कैसे निकालेंगे फटाफट बताइए। जो अपर होता है उसमें से अपन लोअर को माइनस कर देते हैं, तो π/6 माइनस का 0, π/4 माइनस का π/6, π/3 माइनस का π/4 और π/2 माइनस का π/3। अब इसको फटाफट निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, देखो ध्यान से देखना। इसको अपन रेड पेन से लिख देते हैं जिससे कि आपको दिखने में भी आसानी रहे। तो ये π/6 ही रहेगा, ये हमारे पास में π/12 और ये भी π/12 और ये हमारे पास में π/6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, आप क्या करो, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अल्टीमेट समझ में आएगा। अब क्या है कि बच्चे जो गलती करते हैं वो इस स्टेप में करते हैं कि यहाँ तक तो उन्होंने क्या करा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और फटाफट उन्होंने क्या करा भैया कि अंतराल यानी कि जो लंबाई है डेल वो चाहिए अपन को लोअर और अपर डायरेक्ट सम निकालने के लिए, तो भैया वो तो निकाल ली, लेकिन अब अपन को यहाँ पे चाहिए क्या, देखो भैया मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम चाहिए। फिर उसके बाद में तो अपना काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपन को केवल मल्टीप्लाई करना है किसका, डेल और इसका मिनिमम और मैक्सिमम का। अब बात तो यहीं पे अटकती है, अधिकांश जो बच्चे गलती करते हैं वो उसी स्टेप में कर देते हैं। अब देखना ध्यान से कैसे, क्योंकि देखो अब यहाँ पे इंटरवल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है 0 to π/2, लेकिन फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है कोस। अब आप दिमाग लगाओ, मैंने आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो ये वाला टर्म होगा वो हमारे पास में हमेशा मिनिमम देगा, बताया नहीं बताया था, बिल्कुल मैं अपने कॉन्सेप्ट पे स्थिर रहूँगा, आप बस समझने के लिए उत्सुक रहो। मैंने कहा था कि जो 0 है, मतलब इधर वाले जो टर्म है सारे इधर वाले सब क्या है कि मुझे मिनिमम देंगे। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे
समझ नहीं आई, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो कि यार कोस जीरो का जो मान है वो हमारे पास में 1 होता है, और भैया कोस जीरो का मान 1 होता है तो 1 तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई भाई। कोस और साइन में अपन बात करते तो वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक चलती है, और तो 1 तो भैया मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे तो भैया मामला उल्टा हो गया यार, कैसे? यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास में ये वाले टर्म्स है 0, π/6, π/4, π/3, इन सभी टर्म्स में जो वैल्यू है वो हमें मैक्सिमम फाइंड हो रही है। तो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, आगे बात समझ में, कहाँ पे करते हैं बच्चे? गलती करते हैं इस कंडीशन में। तो भैया गलती हो जाती है कई बार, कई जल्दी जल्दी में हो जाता है। और मैंने कहा आपसे, मैंने वहाँ पे समझाया भी था आपको कि जो हमारे पास में ये वाला होता है, ये क्या है, एक मिनिमम की तरह कार्य करता है ये वाला, और ये हमारे पास में मैक्सिमम का। सही बात है कि नहीं है? लेकिन भैया यहाँ मामला उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोस है फंक्शन, अब फंक्शन के ऊपर डिपेंड है ये। अब फंक्शन देखोगे आप तो 0 पे कोस 0 पे 1 हो जाएगा, और कोस π/2 पे 0, मतलब कोस 0 पे 1 हो जाएगा और इस पे 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो भैया फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया तो मामला उल्टा हो गया, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज का मतलब कुछ नहीं है, चेंज का मतलब यही है कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देगा वो कौन से कंडीशन देगा, ये वाले। तो फिर इसके मान अपन को यहाँ पे लिखने पड़ेंगे मैक्सिमम में, और जो मिनिमम का जो मान है वो अपन को यहाँ से लेना पड़ेगा। तो भैया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसी के साथ में एक एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन है, वो अगर sin x दे रखा होता तो अपन क्या करते, सिंपल सा काम करते कि यहाँ पे देखो, फिर sin 0 का मान 0 और sin π/2 का मान 1, यानी कि भैया फिर अपना जो मैंने कहा था वो सत्य हो जाता कि ये वाले टर्म है वो हमारे पास में मिनिमम देंगे और ये वाले टर्म हमारे पास में मैक्सिमम देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोस से करवाया इसको, और कोस में जो वैल्यू होती है भैया वो 0 पे 1 होती है। तो भैया अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट बताइए मुझे, कोस से पहले मिनिमम लिख लेते हैं। मिनिमम मतलब ये वाले, ये हमारे पास में मिनिमम हो गए, और ये हमारे पास में क्या हो गए, मैक्सिमम वाले टर्म्स हो गए। आगे बात समझ में आ गई क्या? समझ में यार कमेंट में लिख तो दिया करो भी, आगे समझ में। सभी चुपचाप बैठे हैं तो सभी लिखेंगे कमेंट में, सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। नहीं आया हो तभी लिख दो, क्योंकि यार मुझे पता है कि सबकी समझ में आ गया होगा। क्योंकि मुझे लगता है ना जहाँ पे कि यहाँ पे मतलब चीज़ों को समझ में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं वहाँ पे अपने आप ही 4-5 बार बोल देता हूँ, मुझे पता नहीं चलता लेकिन मैं अपने आप ही बोल देता हूँ। आगे बात समझ में? तो भैया आप फटाफट बताओ मुझे कि देखो ये हमारे पास मिनिमम है, तो भैया कोस π/6 का मान, कोस π/6 का जो मान होता है वो होता है हमारे पास में √3/2। क्या होता है? √3/2। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में कोस π/4 का मान वो होता है हमारे पास में 1/√2। कोस π/3 का मान, कोस π/6 का मान हो गया, कोस π/3 का मान हो गया, फिर उसके बाद में कोस π/3 का जो मान हो गया वो हो गया हमारे पास में 1/2। कोस π/4 का मान है 1/√2। उसके बाद में हमारे पास कोस π/2 का मान कितना हो गया, 0। तो ये हमारे पास में 4 वैल्यू मिल गई। उसी प्रकार मैक्सिमम की बात, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद में कोस π/6 का जो मान है वो है √3/2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अपन बात करते हैं कोस π/4 का, तो π/4 का यहाँ पे लिख तो रखा है अपन को 1/√2 है। और उसके बाद यहाँ पे कोस π/3 तो रहा 1/2। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो वैल्यू मिल गई है हमें, देखो इस प्रकार देखना, इसको स्पष्ट लिख दो। ये हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू, ये हमारे पास थर्ड वैल्यू, ये हमारे पास में फोर्थ वैल्यू। और यहाँ पे तो आपको ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिखा है मैंने। एग्जाम में इसको नहीं लिखना है। अब क्या करना है, अब तो खेल खत्म हो गया यार भैया। अब तो क्या करना है, खेल खत्म हो गया, क्योंकि भैया अब अपन को यहाँ पे लोअर और अपर निकालना है। तो अपन को तो खेल खत्म हो गया। कैसे? इसको ऊपर करो फटाफट। अब कर देते हैं खेल खत्म। देखो ध्यान से, अब हमारे पास में हमें फर्स्ट है वो निकालना है अपन को LFP। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो डेल है उससे मल्टीप्लाई करो फटाफट। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास डेल है तो π/6, तो ये इससे मिनिमम वाले से मल्टीप्लाई करो। तो भैया √3/2 मल्टीप्लाई में π/6, प्लस में फिर आगे चलेंगे तो भैया π/12 मल्टीप्लाई 1/√2, प्लस में वही हमारे पास में 1/2 मल्टीप्लाई में π/12। फिर अगला टर्म तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 करेंगे तो ये हमारे पास में 0 बन जाएगा। ठीक है। इसको सोल्व को आपको करना है कि इसको सोल्व करने के बाद में क्या आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ये आपका काम है, फटाफट कर दो फटाफट। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपर FP निकालते हैं, अपर डायरेक्ट सम निकालते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो भैया अपर डायरेक्ट सम निकालने के लिए अपन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। तो
इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्या है, पाई/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पेन से देखते हैं फटाफट। तो ये पाई/6 मल्टीप्लाई 1 प्लस में हमारे पास में पाई/12 मल्टीप्लाई में √3/2 प्लस में हमारे पास में पाई/12 है दोबारा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/√2 से। प्लस में आपको दिख तो रहा है ना, बिल्कुल अल्टीमेट दिख रहा है भैया। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो पाई/6 मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। इसको यहाँ तक छोड़ दोगे ना तब भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको अपन और सोल्व कर देते हैं तो अपने नंबर कटने के चांस हैं और भी कम हो जाते हैं। अब इसमें करना क्या है यार, देखो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को ले लो और अब जोड़ दो जो भी आंसर आए, तो खेल खत्म हुआ। तो ये क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 नंबर की बात नहीं कर रहे, शायद 2 नंबर में आया क्वेश्चन है कि अपर डायरेक्शन और निम्न लोअर डायरेक्शन, शायद 4 नंबर में ही आया हुआ है मेरे हिसाब से। आप देख सकते हो पिछले साल के पेपरों को उठा के, तो वहाँ पे आपको ये 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो भैया आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा है सिंपल सा विभाजनों का समूह पढ़ा है, फर्स्ट टॉपिक जो अपन आते छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद मैंने डार्बू योग के बारे में बताया, डार्बू योग के बाद मैंने आपको निम्न डार्बू योग, ऊपरी डार्बू योग के बारे में बता दिया है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया जिसके माध्यम से मैंने ऊपरी डार्बू योग और अपरी डार्बू योग को, निम्न डार्बू योग और ऊपरी डार्बू योग को इस प्रकार कर दिया कि आपको कचरा लगने लगेगा। अब ये मान लीजिए इस प्रकार पढ़ाएंगे इस यूनिट को ना कि आपको एग्जाम में भी इसकी रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम तक ये जब अपन पढ़ेंगे तो 10 से 15 दिन में अपन इसको कंप्लीट करवाएंगे, तो एग्जाम का टाइम टेबल तब तक आ जाएगा। तो भैया तब तक ये आपके लिए क्या रहेगी, ताज़ा एकदम फ्रेश रहेगी। अगर इसका एक बार आप घर जाके दोबारा अगर वीडियो को देख लेते हो, या फिर आप खुद भी नोट्स के माध्यम से, मैंने नोट टेलीग्राम पर डाल दिए हैं भैया, पहले बोल रहा हूँ मैं, नोट्स की डिमांड पहले रहती है बच्चों की, पढ़ते नहीं है कुछ भी, लेकिन नोट्स की डिमांड पहले रहती है। भैया सर नोट डाल दो फटाफट, ठीक है। तो भैया नोट्स इस बार तो आपको फ्री में मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं अगले साल है, कुछ और भी प्लानिंग है हमारे लिए, आपके लिए हम आपके लिए कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हैं। अगले साल आपको नोट्स हैं वो अगले साल फ्री में नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो अगले साल देखेंगे, लेकिन इस साल तो फ्री में मिल रहे हैं। तो मस्त रहो, मस्त पढ़ते रहो बस, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो भैया इतना पढ़ा दिया, और क्लास अभी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, 42 मिनट की हुई है। मैंने कहा था कि क्लास की जो लेंथ है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि यार फिर क्या है, उससे बढ़ाने से फ़ायदा भी ये है कि अपना जो कोर्स है, सिलेबस है, वो जल्दी कवर हो जाएगा। और क्या है कि फिर देखो बच्चे भी कई बार कमेंट आते हैं कि सर जो लेंथ है उसको बढ़ाइए, क्योंकि बच्चों को भी कई बार फील नहीं आती। हालांकि अधिकांश 90% बच्चे तो ये सोचते हैं कब क्लास ख़त्म हो और कब पीछा छूटे, लेकिन कई बच्चे होते हैं अपवाद जिनकी अपन बात करते हैं, वो चाहते हैं कि 1.5 घंटे क्लास लगे, 2 घंटे की लगे, तभी हमको मजा आएगा। तो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा दोनों का ही रखते हैं कॉमन, अपन 1.5 घंटे की नहीं रखेंगे, अपन 50-55 मिनट की रख लेते हैं, ठीक है। तो अपन एक टॉपिक छोटा सा और पढ़ा देते हैं, तो पेज को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं अपन इसको। तो भैया अगला जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट है, मैंने कहा आज की क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या बोला मैंने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भैया अगला जो टॉपिक है वो है निम्न एवं ऊपरी आर समाकलन। अभी तो अपन ने क्या पढ़ा, अभी जस्ट 1 मिनट पहले अपन ने पढ़ा कि डार्बू योग, किसके बारे में पढ़ा, अपन ने पढ़ा डार्बू योग के बारे में, जिसमें निम्न डार्बू योग और ऊपरी डार्बू योग के बारे में अपन ने पढ़ा। लेकिन भैया चैप्टर अपने स्टार्ट होता है यहाँ से, जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वो है रीमान समाकलन, रीमान इंटीग्रेशन। तो ये चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है, निम्न एवं ऊपरी समाकलन। तो क्या है कि मैंने आपको पहले वो इसलिए समझाया था, वो मैंने इसीलिए समझाया था क्योंकि वो ये चीज़ है वो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। तो जो बच्चे भैया यहाँ से देखना अभी स्टार्ट करे हैं जस्ट, तो भैया यहीं पे रुक जाइए, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपके समझ में आ गया, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया, तो आपके मतलब ये मान लीजिए कि थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, कि चैप्टर आपके लिए इजी बन जाएगा, और तो क्या है बस। तो क्या करते हैं अपन फटाफट निम्न एवं ऊपरी आर समाकलन को थोड़ा सा परिभाषित करते हैं। तो भैया कुछ नहीं है, सिंपल सा, अगर अपन वही हमारे पास में एक फंक्शन है, जैसे कि अपन बात करते हैं, अक्सर बात करते हैं कि फंक्शन है, जो फंक्शन है वो हमारे पास में क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, परिभाषित है। और परिभाषित कैसा है, परिभाषित तो है, डिफाइंड तो है, उसके साथ साथ में कैसा है, बाउंडेड भी है, परिबद्ध भी है। तो इतना तो आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, और आपको मैंने नोट्स जो प्रोवाइड करवा रहे हैं टेलीग्राम पे, तो उसमें जाके देखना, आपको डेफिनेशंस हैं वो आपको पूरी कंप्लीट मिल जाएंगी,
आगे बात समझ में, डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, और उसके साथ साथ में जो तरीका है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे नोट्स में। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये फंक्शन एफ एक्स है, ए बी इंटरवल में परिभाषित परिबद्ध है। अब मैंने क्या कहा कि भैया रीमान जो साइंटिस्ट है उसने क्या करा कि यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास में एफ एक्स है उसी के आधार पर दो प्रकार से समाकलन को परिभाषित किया। एक तो हमारे पास में पहला समाकलन आता है जिसका नाम है लोअर रीमान इंटीग्रल, यानी कि अपन बात करते हैं LRI, यानी कि लोअर रीमान इंटीग्रल, यानी कि निम्न आर समाकलन इसको अपन कह सकते हैं। यहाँ पे लिख दो बगल में, आप कोई दिक्कत नहीं है, निम्न आर समाकलन, आर समाकलन। ठीक है भैया, तो कुछ नहीं है भैया, मैं बताऊँ आपको सिंपल सी बात, ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करूँगा आपको, बस सिंपल वे में आपको मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया LRI हमारे पास में है, लोअर रीमान इंटीग्रल निम्न आर समाकलन। तो इसमें ज़्यादा समझाने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि रीमान भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया है और उस फॉर्मूले को मैं आप यहाँ पे लिखूंगा, बस वही काम है मेरा। तो देखो क्या क्या फॉर्मूला दिया है, इंटीग्रल ए, और यहाँ पे इसके नीचे अपन अंडरलाइन करेंगे बी, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, मल्टीप्लाई में क्या है डी एक्स है, और यहाँ पे लिखेंगे अपन सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, हाईएस्ट टर्म। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे अपन एल एफ कोमा पी, और ब्रैकेट बंद करेंगे इधर, और पी बिलोंग्स टू, यहाँ पे अपन बनाएंगे ये देखो यहाँ पे पी, हाईलाइट वाला पी, समझ जाओ भी ये क्या है, विभाजनों का समूह है। तो देखो यार, मैंने वो टॉपिक है ना इसलिए मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे जब ये टर्म आती तो मैं आपको फिर बताता कि विभाजनों का समूह होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन मैंने उस डाउट को पहले ही क्लियर कर दिया आपके। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में निम्न आर समाकलन। लेकिन ये जो डेफिनेशन है आपके सामने लिखी हुई है, ए बार अपन कह सकते हैं, अंडरलाइन कह दो, कैसे भी कह दो, कि ए बार से लेकर बी तक इसकी क्या है, लिमिट है कोई फंक्शन एफ एक्स की, और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सुप्रीमम, यानी कि मैक्सिमम टर्म एल एफ पी, और पी बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास में, ये मैंने आपको समझा ही दिया था, विभाजनों का समूह। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, अरे यार थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे, इसको साइड में कर देते हैं अपन, अब आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजनों का समूह, ग्रुप ऑफ पार्टीशन अपन इसको कह सकते हैं, विभाजनों का समूह। तो अब यहाँ पे ये तो क्या है, अब ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा क्या है कि अटपटी लग रही होगी, सुप्रीमम आ रहा है यहाँ पे, एल एफ पी आ रहा है, पी बिलोंग्स टू पी, क्या है चक्कर है, पता नहीं क्या है। तो मेरी बात सुनो, नहीं आ रही समझ में तो छोड़ दो इसको, क्योंकि ये जो अपनी डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इस डेफिनेशन का अपन कोई भी क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे अपन ओनली थ्योरम्स में, और जिस थ्योरम में यूज करेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा और याद कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, इसका मतलब आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ ये सर ने लिखा रखा था, अपन इसको याद कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चंस में जो यूज लेंगे अपन किसका, लिमिट LRI का, यानी कि निम्न आर समाकलन का जो अपन यूज लेंगे क्वेश्चंस में, वो लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी LFP का। आगे बात समझ में, LFP का, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार अपन सिमिलरली अपन बात करें URI, ठीक है, यानी कि ऊपरी आर समाकलन, क्या है, ऊपरी आर समाकलन है हमारे पास में। तो भैया इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी भैया ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ए, लेकिन यहाँ पे बार है वो बी के ऊपर आएगा। कोई फंक्शन हमारे पास में है डी एक्स आगे इज इक्वल टू, यहाँ पे सुप्रीमम है तो यहाँ पे मिनिमम आएगा, सॉरी मिनिमम नहीं इन्फीमम, मिनिमम नहीं सॉरी इन्फीमम। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था तीसरी यूनिट में इन्फीमम और सुप्रीम के बारे में, अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी तो। इस प्रकार इसको लिखेंगे अपन, और एफ पी, ठीक है, और वही पी बिलोंग्स टू, ये पी को हाईलाइट कर दो आप, विभाजकों का समूह बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज बनाओ इसको, क्लोज इंटरवल है ना, इस प्रकार। आगे बात समझ में, तो मेरे हिसाब से आपको अल्टीमेट तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इसमें कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बताइए इसमें समझने लायक बात है ही नहीं, क्यों?
क्योंकि इसमें पूरे जो सूत्र दिए हुए हैं वो रीमान भाई साहब ने दिए हुए हैं। उसने जैसे दिए हैं वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिए और वैसे ही अपने को इसको याद कर लेंगे और जहाँ पे क्वेश्चन में यूज होगा वहाँ पे यूज कर लेंगे। बस ये कहानी कही है किसने? रीमान भाई साहब ने। बस इतना ही समझाया रीमान भाई साहब ने। और बस इसका फॉर्मूला है जिस प्रकार ये है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अपन इस्तेमाल करेंगे किसमें? जो थ्योरम्स होती हैं अपनी, बड़े बड़े थ्योरम होती है उनमें अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी अपना इसका कोई काम नहीं है। बाकी जो काम में आएगा वो आएगा अपने पास में लिमिट, और यहाँ पे यू किसके लिए है? हमारे पास में अपर के लिए, यू एफ पी। अब मैंने आपको समझा ही दिया था पहले कि सर ये अपर के लिए यू ही क्यों और एल के लिए एल ही क्यों? तो भाई ये जो पूछे होगे आप ये सवाल वो पूछोगे रीमान भाई साहब से। मैं आपको कमेंट में रीमान भाई साहब के नंबर दे दूंगा कॉन्टैक्ट। कौन से रीमान के? रीमान इंटीग्रल जिसने मतलब ये चैप्टर बनाया, उसके नंबर दे दूंगा। तो आप उससे कॉल करके पूछ लेना कि सर आपने ये जो सुप्रीमम और मिनिमम माने हैं, इन्फीमम, ये क्यों माने हैं, ठीक है, और उसके अलावा एल ही क्यों लिया, यू ही क्यों लिया। तो सब जो जितने भी सवाल हैं, ये पी इस प्रकार कैसे बनाया आपने, विभाजनों का समूह क्यों दिया, तो ये सारे सवाल उनसे पूछ लेना आप, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। तो वैसे काफ़ी अच्छा कवर कर लिया अपन ने आज, ठीक है। मतलब डार्बेक सम पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चन भी कर लिया, ये छोटा सा आपको मैंने बता भी दिया, और उसके बाद विभाजनों का समूह बता दिया। तो मेरे हिसाब से वैसे रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे ही मुँह ज़बानी बोल देता हूँ एक बार, ठीक है। तो अपन ने जैसे मुँह ज़बानी बोल देता हूँ मैं फटाफट, तो आप सभी के दिमाग में आप सभी क्या करो, आप सभी आंखें बंद करो एक बार, क्योंकि एक बार करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। आंखें सभी बंद करेंगे और सभी ध्यान लगाएंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। कैसे ध्यान? ऐसे लगाएंगे कि हमने क्लास स्टार्ट करी थी कहाँ से? हमने क्लास स्टार्ट करी थी विभाजनों का समूह से। तो मैंने आपको कहा था सिंपल, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि दिल्ली टू हाईवे है एक, ठीक है, जयपुर टू दिल्ली हाईवे है। अब भैया उसको अपन 3 प्रकार में डिवाइड करें, 4 भागों में बांट करें, 5 भागों में बांटे, वो अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी इच्छा के अनुसार। तो भैया उसी प्रकार क्या है हमारे पास में विभाजनों का समूह है। आप उसको P1 में बांट सकते हो, P2 में, P3, P4, जितनी आपकी इच्छा हो। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर। दूसरा डार्बो योग। डार्बो योग को तो हमने सिंपली जो इंटरवल हमने डिफाइन करा था I इज इक्वल टू x0, x1, x2, x3, xr माइनस का 1, xn x माइनस का 1। तो भैया उससे मैंने वहाँ पे आपको क्या समझाया था? किसको? डार्बो योग को समझाया था। डार्बो योग में फिर मैंने क्या करा आगे, फिर मैंने जो इंटरवल थे I1, I2, I3 से, उसके बाद में वहाँ से अपन ने लेंथ ऑफ एलिमेंट निकाला, ठीक है, लंबाई निकाली इंटरवल की। उसके बाद में हमने क्या करा, उसी से हमने 2 पॉइंट यहाँ पर नए सीखे, मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम। मैंने कहा कि अधिकांशतः क्या होता है कि जो अपने पास इंटरवल होता है, उस इंटरवल का जो ये वाला इधर लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो हमारे पास में मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो अपने एग्जांपल समझा था कोस वाला, उसमें उल्टा हो गया था, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में। उसके बाद में अपन ने वहाँ पे लेंथ एलिमेंट निकाला, मैक्सिमम मिनिमम निकाल दिए। अब अपन को यहाँ पे ऊपरी डार्बो योग निकालना है, तो ऊपरी डार्बो योग निकालने के लिए अपन को सिंपल मिनिमम से मल्टीप्लाई डेल से कर देना है। और अगर अपन को ऊपरी निकालना है, ध्यान सुनना, अगर आपको ऊपरी निकालना है तो कैपिटल M से मल्टीप्लाई करना डेल को, और अगर निम्न निकालना है तो क्या करना है आपको, सिंपली स्मॉल m को डेल से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद में अपन ने क्वेश्चन करा जो कि आपको अल्टीमेट तक समझ में आ ही गया होगा, और ये हमने निम्न और ऊपरी आर समाकलन पढ़े हैं जिनके फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। बस आपको ये समझना है कि ये जो निम्न होगा उसमें यहाँ पे जो लिमिट है वो यहाँ पे 12 आएगा, और ऊपरी में ऊपर आएगा। अब ये ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं? अब कईयों का सवाल ये भी तो होगा कि सर ये नीचे 12 आ रहा है, यहाँ पे फिर ऊपर 12 आ रहा है। तो सोचना, आप समझना, इसका आंसर आप खुद दे सकते हो, हालांकि अगर आप दिमाग लगाओ तो। अगर नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में जब अपन पढ़ाएंगे तो इसको और भी नए जोश के साथ हम पढ़ाएंगे, और भी एक नए जोश के साथ में पढ़ाएंगे। तो भैया सभी को मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि अपने चैनल का मोनेटाइजेशन हो चुका है ऑन, तो ऐड चालू हो गए हैं, ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना, आपको ध्यान सुनना, नोट इस बात को ध्यान देना कि भैया आपने एक वीडियो चलाई, उस वीडियो को चलाई आपने, उस वीडियो को आप कैंसिल कर रहे हो, फिर बार बार चला रहे हो, ऐड देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। उस वीडियो को केवल आप एक बार देखना तो पूरी देखना। आगे बात समझ में, बार बार वीडियो को उठाना फिर ऐड देखना, ये मत करना, चैनल ब्लॉक हो जाएगा इससे। आगे बात समझ में। तो जैसा मैंने आपको कहा, सिंपली अगर आप वीडियो को देखते हो रिकॉर्डेड तो वीडियो को पूरा देखना,
आगे बात समझ में, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये बस आज की क्लास यहाँ तक रहेगी, और अगली क्लास में फिर अपन बात करेंगे रीमान समाकलन के बारे में, जो कि इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म पढ़ेंगे अपन, मतलब निम्न आर्थ समाकलन और ऊपरी आर्थ समाकलन कंबाइंड फॉर्म पढ़ेंगे, रीमान समाकलन। तो बस जय हिंद जय भारत, और पढ़ते रहिए बस, और इसी प्रकार वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। तो भैया जय हिंद जय भारत।